जी, जी, दुनिया बहुत बड़ी है। कहाँ पर है लक्ष्मी लक्ष्मी दुनिया शंकर जी? बहुत छोटी हो गई है मैं द यहाँ आदित्य। दिल्ली में हूँ, द्वारका में। अच्छा, द्वारका में ही है। आप म्यूट जी, है। जी, जी। ठीक है, कोई अच्छा। नहीं, बोलने दो, होल्ड चल रहे हैं, देखिएगा ना। म्यूट म्यूट कर रही हूँ। हमें हट गई। मंच को नमन करती हूँ। इस कार्यक्रम का ये 6th एपिसोड लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी को अमृत बिसारिया का दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच दुबई को दुबई के मन के आईने से खास बातचीत में एक नया एपिसोड लेकर समाज, बच्चे, आप और हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। बच्चों में नैतिक मूल्यों और सद्गुणों का संचार हो, यही सच्ची शिक्षा का आधार है। अतः आज हमारे मन के आईने से खास बातचीत एपिसोड के विचार विमर्श का उद्देश्य भी यही है कि नई पीढ़ी में संस्कार की ज्योति प्रज्वलित हो, ताकि वे न केवल ज्ञानवान ही बने बल्कि चरित्रवान भी बने। मन के आईने से बात करते हुए हम वह सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े, स्वयं को तौलते हुए। हम स्वयं को एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं, तो स्वयं को तौलते हुए हम आगे बढ़े। सभी विद्वान साहित्यकारों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, भारत से नमस्कार आपको। मूर्धन्य साहित्यकार अरुण सबरवाल जी, ब्रिटेन से हैं, लेकिन शायद वो लेट जुड़ेंगी, उन्होंने ऐसा कहा था। वहां ज्यादा अभी टाइम सुबह है। और श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय स्मृति विवेक कुंवर जी, सिंगापुर से। आप सभी की उपस्थित इस मंच की शोभा और सार्थकता बढ़ाती है। अपने विचार बच्चों में संस्कार जागृत की दिशा में प्रेरणा स्रोत बने। आप सभी का अंतर्मन से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे मंच पर विराजमान हो और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय कुंवर जी से आग्रह करती हूँ कि आप माँ के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका, स्वागत है। नमस्कार अमृत बिसारिया जी, धन्यवाद मुझे इस मंच से नमस्कार, जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मी शंकर जी। और सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि आपने टॉपिक बताया था बच्चों का, बच्चों में कैसे हम नैतिक मूल्य डालें। तो एक लाइन का परिचय मेरा, मैं 21 वर्ष से सिंगापुर में बसी हुई हूँ। और यहाँ पे हमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि कैसे हम लोग उनको संस्कार डालें। सबसे पहला चैलेंज तो यही था, हिंदी बोलना कैसे सिखाएँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही था हम हिंदी बोलें। जी, जी, ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमने बताया कि हाँ, बच्चों को कि कैसे आप हिंदी हिंदी में हिंदी पढ़ो, लिखो, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बोलने में तो सिर्फ़ हम ही कुछ कर आदरणीय सकते हैं कि माँ शारदे की वंदना के बाद हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जी, जी, माँ अच्छा, शारदे की वंदना पहले कर ले, फिर हम अपने साहित्य पे आते हैं। जी, जी, धन्यवाद ठीक है आपका। विसारिया। जी, तो विसारिया में मेरे पास माँ शारदे की एक कोई स्वरचित वंदना है नहीं, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप करिए। जी, स्वरचित वंदना करिए। जी, नहीं, मेरे पास है नहीं कोई माँ शारदे की स्वरचित वंदना। आदरणीय माँ शारदे की वंदना, फिर इसलिए मैंने आपको ना कहा, चलिए मैं देखती हूँ। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, क्या आप सहयोग करेंगे?
मैं ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं सुरक्षित वंदना मेरे पास भी नहीं है। जी, जी, तो जी। कोई नहीं, हम माँ शारदे की वंदना किसी की भी कर सकते हैं। हुँ, हुँ। आदरणीय हम स्मिता जी, आप भी चाहें तो कर सकती हैं, किसी की भी लिखी हो। बस 1 सेकंड दीजिए, मैं ढूँढ लेती हूँ। जी। प्रिया लाइव, प्रिया लाइव कर दो जल्दी। कहाँ है? हम्म। ममता 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 कोई बात नहीं, कोई छोड़ दीजिए फिर। प्रिया नहीं है लाइव। नहीं, क्षमा चाहती हूँ नहीं बिसारिया मैम, देखो जरा। इसमें थोड़ा समय लग जाता है। अच्छा, मैं आपको स दोबारा भी स रिमाइंड करा सकती थी। मुझे तो लगा आपको याद होगा, नहीं तो मैं भी रख लेती। खैर। हाँ, चलिए मिल गया। चित्रा गुप्ता जी को सब लोग जानते ही हैं, सिंगापुर से। उन्हीं की लिखी एक वीणा वादनी की है। अभिनंदन हे वीणा वादनी, अभिनंदन हे वीणा वादनी, जड़ चेतन को स्वर प्रदायनी, अभिनंदन हे वीणा वादनी, देवलोक यश गाए तुम्हारा, धरा पे करती तुम उजियारा, मेरे मन में तुम बस जाओ, भाव झोली में तुम भर जन जन की माँ तुम कल्याणी, अभिनंदन हे वीणा वादनी, अभिनंदन हे वीणा वादनी। धन्यवाद चित्रा जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर धन्यवाद। वंदना, और बिल्कुल सुर लय में आपने गाया। माँ जरूर मंच पे विराजमान हो गई होंगी और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा होगा। तो माँ के आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। बच्चे हमारे समाज, भविष्य हाँ, और परिवार एक के। मिनट, जी जी सर। अमृत जी, एक मिनट। जी बस आज जो ये हुआ, तो अब कम से कम इस वजह से जो आज जो तुम्हें, मैं कोशिश करूंगा कि माँ सरस्वती की वंदना रची जाए बहुत जल्द से जल्द। आज आपके माध्यम से ये काम हो गया आज। जी। चलिए चलिए, अभी अभी आपने लिख याद रही है तो हम सुन सकते हैं। नहीं नहीं, अब लिखेंगे, मतलब ये जी 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 बहुत जी कमी जी थी ये। आदरणीय, जी जी आदरणीय। जिस प्रकार एक बीज को उचित देखभाल मिलती है तो वह बट वृक्ष बन जाता है, उसी तरह बच्चों को यदि सच्चे मूल्य, अनुशासन और नैतिकता का माहौल दिया जाए और शिक्षा दी जाए तो एक आदर्श नागरिक बनते हैं। उचित जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करें, जिससे आज के बदलते परिवेश में बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि यह हर युग के लिए भी आवश्यक रहा है, क्योंकि सही मार्ग पर चलना ही तो जीवन को विभूषित करता है और इसी में जीवन के सभी गुण समाहित हैं। तो आइए, मन के आईने में आप सभी का स्वागत है। हमारे विशिष्ट, वरिष्ठ और मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपने भौतिक विज्ञान में एमएससी किया है और भारतीय प्रसारण सेवा में सम्मिलित हुए और 35 वर्ष तक आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े रहे। आप महानिदेशक, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली और राष्ट्रीय प्रसारण सेवा प्रमुख के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया है आपने। एफएम गोल्ड रेनबो चैनल की स्थापना में भूमिका निभाई है आपने। इग्नू हेतु लेखन
150 प्लस प्रसारणों का वर्णन विश्व कविता महोत्सव में भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया तथा विभिन्न स्थानों में सक्रिय सहभागिता आपकी विशिष्ट उपलब्धियां हैं। मोबाइल आप अनेक उपाधियों से अलंकृत है आदरणीय, और आपका पूरा विवरण मैं दूं, आपके व्यक्तित्व का पूरा विवरण दूं तो आज शायद पूरा समय निकल जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ आदरणीय। और आपके अनुसार बच्चों में संस्कार की नींव किस आयु में रखनी चाहिए और इसका आरंभ कैसे किया जा सकता है? जी। ऐसा कोई आयु का निर्धारण तो नहीं न किया गया, न हो सकता है। लेकिन बच्चा जब से जिसको कहते हैं होश संभालना, जी, जी। और बेशक 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, बच्चा कहीं जब उसने बोलना भी नहीं शुरू किया हो, मान लो, अब बच्चा कहीं गिर जाता था, आप याद करिए पुराने जी, जी। जमाने में, जी। और गिर जाता था, रोने लगता था, तो उसका ध्यान बटाने के लिए क्या कहते, अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, यानी बिल्कुल। चींटी के मरने की संवेदना जागृत करना। वो या गोद में लेकर के गाय के पास ले जाना, या बछड़ा बछड़ी को जी, मिलवाना, या चिड़िया के लिए बात करना, ये सब क्यों होता था? तो जैसे आपने कहा, जिस जहां वो होश संभाले, तो उसके भीतर वहीं से शुरुआत हो जाती है कि वो चीजों को देखे, परखे, समझे, और उन जीवन मूल्यों को समझे जो मनुष्य बनने में सहायक होते हैं। इसीलिए दया, करुणा, संवेदना, ये सब बचपन से ही जो है शुरुआत हो जाती है। तो कोई आयु निर्धारण नहीं किया जा सकता। जी। और हर कदम पे, हर यानी ये मोबाइल किसका बज वो रहा था? जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसको किसी तरह के जो है परोपकार की बात है, वो बात है। और मैं एक आपसे साझा करूँ, ये चीज़ें भी ये बुनियाद बन जाती, नींव बन जी, जाती। जी। मैं शायद शायद 5 वर्ष का रहा होऊँगा मुश्किल से, जब मेरे गाँव में नौटंकी हुई थी, और उसमें वो राजा हरिश्चंद्र का नाटक था, और वो ऐसा बैठा मेरे जीवन में, इसमें कोई मैं अपना बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, जी, सिर्फ संस्कारों की बात जी, बता रहा हूँ, जो जी। आप विषय रखा आपने। मेरे पास भले ही 25-30 गाड़ियाँ ऑफ़िस में रही होंगी, और लेकिन जब मुझे व्यक्तिगत काम से कहीं जाना होता, तो मैं ऑटो लेता था, बस लेता था, या जो भी। तो जी। ये संस्कार फिर बचपन से आपके यहाँ बैठ जाते हैं, आपके रक्त में घुल जाते हैं। इसलिए जैसे ही बच्चा होश सँभालता है, उसी उम्र से जो है उसको इस तरह के जीवन मूल्यों से परिचित कराना ज़रूरी हो जाता है। जी। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय, कि हम ऐसा माहौल दें, हम ऐसा माहौल प्रदान करें कि बच्चों में ये सारी चीज़ें, दया भावना, करुणा, पेशेंस, चीज़ों को देखना, ऑब्ज़र्व करना, ये भाव आएँ। और जहाँ तक उम्र का सवाल है आदरणीय, तो मेरी समझ से बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, शायद शायद क्या हकीकत है कि तभी से उसकी शिक्षा या उसको वो एटमॉस्फेयर मिलता है और वो अपने माँ के गर्भ में भी सीखता है। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण हम लोगों के सामने है अर्जुन, विमन जी, जी। अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु हाँ। जब अपनी माँ के गर्भ में ही था तभी उसने चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था। और जब निकलने का टाइम आया कि अर्जुन उनको सुनाए कि कैसे बाहर निकला जाता है चक्रव्यूह भेदन के बाद, तो वो सो गई थी, जो वो नहीं सुन पाई। तो ये देखिए ना, नेचर का कितना बड़ा वरदान है कि माँ के गर्भ में भी बच्चा सुनता है, समझता है और वो याद कर लेता है। तो शायद 5 या 7 साल तक बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है मेरे हिसाब से। तो उस समय वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उनको माहौल देना सबसे ज़रूरी है। जब उनको वो माहौल मिलता है तो करुणा, दया भाव आती है। और आप देखिए, आप छोटे बच्चों में देखिए कितनी करुणा होती है। आपको यदि थोड़ी-सी भी चोट लगी तो छोटा बच्चा रोने लगता है। सही बात कि है। वो आपको चोट लगी और आपको दर्द हो रहा है और आई कांटेक्ट कितना स्ट्रांग होता है। 1 महीने के बच्चे को भी आप देखिए तो आपकी तरफ देखता ही रहेगा, आपकी आँखों में ही देखेगा। तो इस तरह से बहुत कुछ जल्दी समझ लेते हैं बच्चे। तो इस तरह से हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संस्कारित कर सकते हैं। और चलिए मैं भी आगे बढ़ती हूँ इन्हीं भावनाओं के साथ। प्रतिभाशाली साहित्यकार स्मिता विवेक कुंवर जी, मूलतः आप प्रयागराज इलाहाबाद की निवासी हैं और पिछले 20 वर्षों से सिंगापुर में रह रही हैं।
आपने ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक सफल महिला उद्यमी हैं। कविता लेखन, पठन में आपकी विशेष रुचि है। आपकी रचनाएँ मनोरमा, मेरी सहेली, सरिता में प्रकाशित हो चुकी हैं तथा द्वीप देश की प्रवासी कविता संकलन में भी आप शामिल हैं। आदरणीय, इतने सारे गुण हैं आप में और आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। तो आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक और मानवीय मूल्यों को शामिल करने के लिए क्या-क्या उपाय आवश्यक हैं? धन्यवाद बिसारिया जी। नहीं, ऐसा कोई कोई गुण नहीं है मुझ में, बस एक हिंदी के प्रति रुझान है। और आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्य वगैरह सही बताऊँ तो जो मैं चूँकि सिंगापुर का ही देख पा रही हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत कम है। यहाँ पे एक जैसे हम लोग क्या होता था, एक लेसन होता था, उसमें हम लोग को कुछ नैतिक मूल्य सिखाए जाते थे, है ना? या जैसे मैं यूपी में चूँकि पली-बढ़ी हूँ, तो वहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ती थी। हमारे यहाँ रामायण की चौपाई वगैरह भी पढ़ा था हम लोगों ने, तो जी, उनमें था। लेकिन यहाँ पे यहाँ के बच्चों का ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब यहाँ पे ये लोग नैतिक मूल्य नहीं सिखाते ज़्यादा। और दूसरा क्या है, हम जो है हम तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली, अगर मैं सिंगापुर की बात करूँ, तो यहाँ पे ज़रूरत है और नहीं है। और बच्चों को एक डिसिप्लिन का होता है लेक्चर, जो कि जब कोई बच्चा गलत करता है, तो उसको डिसिप्लिन का कुछ वो लोग बातें बताते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा गलत नहीं कर रहा है, तो उसको पता भी नहीं होता कि सही आचरण क्या है। तो ये मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी लिख चुकी हूँ ये बात, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। तो जी। शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा महत्व है और मेरा मानना है कि पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें। जी, जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तभी तो परिवार को प्राइमरी पाठशाला कहा जाता है। सर, म्यूट जी, है। जी आदरणीय। हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्मिता जी। तभी तो परिवार को प्राइमरी पाठशाला कहा जाता है। आज से ही नहीं, ये वैदिक युग से कहा जाता है। और एक संस्कार या सभ्यता एक ऐसी चीज है जो कोई सिखाने वाली चीज नहीं होती है, ना किसी बुक में लिखा होता है, ना आप कोई उनको बता करके पढ़ा करके समझा सकते हैं। वो तो बच्चे जो जी, देखते हैं वही करते हैं। और हमें उसके अकॉर्डिंग माहौल देना चाहिए और उस माहौल को देने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, हमें अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है कि हम ये कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी देख कर के ही करेगा। आपको एक छोटा-सा उदाहरण बताऊँ, मैं किसी ट्रेन में किसी दिन सफ़र कर रही थी, तो वहाँ पे एक लेडी अपनी बुक लेके पढ़ रही थी, उसके दोनों बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे। तो कोई जेंटलमैन आए, उन्होंने कहा कि बहन जी आपके बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं। कहते अरे कहाँ भाई साहब, आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। तो यही बहुत सही। बिल्कुल सच है कि बच्चे जो हाँ, देखते हैं वही करते हैं। और राइट। जैसा कि आपने कहा स्कूलों में सभ्यता संस्कार सिखाना, तो सभ्यता संस्कार क्या है? हमारे जीवन की राहें हैं। हम दूसरों से ठीक से बात करें, दूसरों का सही जवाब दें, जो बड़ा है उसकी थोड़ी बात सुने, यही हमारी सभ्यता और संस्कार है। लेकिन आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि सभ्यता संस्कार का आपने नाम लिया नहीं, लोग सोचते हैं कोई बहुत बड़ा भाषण या कोई बहुत बड़ा लेक्चर है, तो चलिए बदल देते हैं सभ्यता संस्कार शब्द को, जीने की राह रख देते हैं। क्योंकि वो वाह! सभ्यता संस्कार ही तो है जिस पे चल करके हमें जीने की अच्छी राहें मिलती हैं। तो हम इन जीने की राहों पे चलते हैं, वो तो ज़रूरी है हम सबके लिए। तो यही है कि इस तरह से मतलब मेन उद्देश्य केवल यही है कि बच्चों को हम मानव कैसे बनाएँ, बस। और इन्हीं बातों भावनाओं के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन आदरणीय अभी उन्होंने जॉइन नहीं किया। उन्होंने कहा था कि बहुत सुबह होगी और उनका शायद कहीं कोई प्रोग्राम है। यदि वो जॉइन करती हैं तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। तब तक मैं हमारे मंच के उस पार से बहुत विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं सुनने के लिए। आप सभी का मैं वंदन नमन करती हूँ आदरणीय। डॉक्टर कनकलता गौड़ जी जुड़ी हुई हैं, नमस्कार, नमस्कार कर रही हैं। आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। हृदय की गहराई से नमन और वंदन कर रहे हैं आप। आपका भी बहुत-बहुत वंदन, नमन आदरणीय। और
प्रमिला शरद व्यास जी भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आपका आदरणीय। लिख रही हैं, पटल पर उपस्थित सभी सम्माननीय गुणजनों का सादर प्रणाम। आपको भी प्रणाम आदरणीय, मंच की तरफ से और सबकी तरफ से। और बहुत अच्छे कमेंट्स आप देते जा रहे हैं। यूं ही जुड़े रहिए, हमारे साथ साथ कदम बढ़ाते रहिए, ताकि हमारी राहें भी रौनक से भरी हो और खुशियों से भरी हो। जी। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे इस टॉपिक पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और यहाँ पे चलिए आगे बढ़ती हूँ और दूसरे पाले की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं, सेकंड राउंड की तरफ। और मन के आईने में झांक कर बच्चों का व्यक्तित्व गढ़ना, उनके भीतर की गुण, भावनाएं और संभावनाएं पहचानना है। उन्हें संस्कार, संवेदना और आत्मविश्वास देना ही उनके व्यक्तित्व का सच्चा निर्माण है। जब बच्चा स्वयं को समझता है, तभी उसका व्यक्तित्व उज्जवल, संतुलित और समाजोपयोगी बनता है। क्या गलत है, क्या सही है, वो यहाँ तक हमें बताना जरूरी है, जहां तक बच्चे की समझ में आ जाए। कभी कभी जरूरी नहीं कि बच्चा एक बार सुन करके ही समझ जाए, तो उसे बार बार बताना जरूरी है, जब तक वो समझ नहीं जाता है। और हम अब दूसरी राउंड की तरफ मुखातिब होते हैं और आमंत्रित अभिभावकों से कुछ और जानने की कोशिश करते हैं अपनी इस परिचर्चा में। तो मैं फिर मुखातिब होती हूँ आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की तरफ। तकनीक और सोशल मीडिया के इस युग में बच्चों को संयम और मर्यादा का पाठ कैसे सिखाया जाए आदरणीय? बहुत कठिन है। और यहीं पर आकर के बहुत सारे, देखिए, अभी ये दुर्भाग्य की बात है कि जो अपराध हो रहे हैं जी जी उसमें जो किशोर हैं और जो भी वयस्क नहीं हुए हैं जी उनकी भागीदारी बहुत बढ़ रही है। जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसमें सबसे अगर भयानक किसी का उसमें भूमिका थी तो एक वो नाबालिग लड़के की थी। जी तो ये, क्योंकि वजह ये है कि एक बच्चे को, मुझे ध्यान पड़ता है हमारे जो संपादक थे, नंदन पत्रिका पूरे देश में जाती थी, जी जी। के जो संपादक थे हमारे जयप्रकाश जी, हुँ। वो एक एक शब्द का ध्यान रखते थे कि वो शब्द कहीं ना चला जाए बच्चों की पत्रिका में कोई ऐसा। और बच्चों का दिमाग बेचारे इतने संवेदनशील मस्तिष्क होता है, इतने कोमल होता है, उनको हमने उनके हाथ में अभी, वजह भले ही वो कोरोना हुआ जो भी हुआ, तो उनको होमवर्क या जो भी, तो उनको मोबाइल दे दिया। तो जी मोबाइल की वजह से वो ऐसे ऐसे से वो उनके सामने वो संसार खुल गया है जो कभी एक जो वर्जित होता था। और इसका बहुत ही भयानक नतीजे निकल रहे हैं। मतलब हमें बताने में आपको हिचक आएगी, संकोच लगेगा, हमारे संस्कार दूसरे तरह के। लेकिन तो ये अब जो हाथ में आपने जो मोबाइल दे रखा है, उसमें जो इतना ऐसी ऐसी सामग्री उसमें उपलब्ध है कि बच्चे कहाँ उनको संयम रखाना बहुत बड़ी एक समस्या है। ठीक है, जो बहुत पढ़े लिखे उस तरह के लोग हैं, वो चाइल्ड लॉक या वो कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए बस का ये नहीं। और उसके दुष्परिणाम और उसकी विकृतियां, उस तरह के अपराध, उस तरह का जो है बहुत, अब हर दिन अखबार में ये सब छपता रहता है। तो बहुत कठिन है। तो उसमें यही है कि माँ बाप कितना से परेशानी, एक खाली मोबाइल देने की नहीं, सवाल ये जी भी जी है, जी जो संयुक्त परिवार थे टूट गए, जो दादा दादी नाना नानी का साथ मिलता था खत्म हो गया। सही अब बात। रह गए माँ बाप। माँ बाप भी दोनों व्यस्त हैं, माँ भी जा रही है, बच्चे पिताजी भी जा रहे हैं। तो अब गुरु कौन है? उनको जो मेड सिखा रही है, जो स्कूल से बिल्कुल सीख के आ रहे अपने साथ वाथ वालों से, या टेलीविजन और चैनल वो उनको सिखा रहे हैं। संस्कार आए तो कहाँ से आए, कौन बताए उनको? वो कहानियां, वो सारी चीजें, वो संस्कार कौन देगा उनको? तो अच्छा, उसी तरह वो बन गए। क्या एक बच्चा बहुत ही आत्म केंद्रित हो गया, ये एक पैटर्न है, बिल्कुल पूरे देश में ये पैटर्न है कि अगर कोई मेहमान आ गया है, आपको उनको बड़ी मिन्नत करके बच्चे को लाना पड़ता है कि भाई आ जाओ बेटा, 1 मिनट तुमको मिल लूं या कर लो। बिल्कुल तो वो सारी चीजें जो है, एक संयुक्त परिवार में बच्चा रहता था तो एक उस तरह से सबके साथ हिल मिल के चलना, वो एक का दिल भी बड़ा हो जाता था।
उदारता। और ये तो अनिवार्य था कि बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, तो वो चूँकि साधन उस समय नहीं थे, देश जब उस तरह की स्थिति में थे आज़ादी के बाद, तो ज़ाहिर है कि कभी जो भी कहीं शहर में है, कहीं है, तो वो मामा के पास उस तरह से पलता-पड़ता, तो इस तरह की भावनाएँ नहीं थी। वो तो इतना आत्म केंद्रित हो गए हैं बच्चे कि बिल्कुल। उनमें उस तरह का वो उदारता करना, वो करना, और विज्ञापन हमें विज्ञापनों से सीख रहा है। फिर विज्ञापन क्या करते हैं, आपने देखा होगा, 100 में से 5 विज्ञापन ऐसे होंगे जो बहुत उदारता का पाठ पढ़ाएँ या करुणा सा, जी, वरना वो जैसे बाजार के अनुकूल, वो कहता वो एक बच्चा विज्ञापन, मुझे ध्यान आ रहा है कि वो बच्चा ललचाई नज़र देके वो कहता अपनी माँ से माँगो, वो जी, अपने से एक टुकड़ा देने के लिए राज़ी नहीं है, कोई चॉकलेट है, बिल्कुल, जो भी है। बिल्कुल। अब हमें जिस तरह के संस्कार बच्चे को मिल रहे हैं, जिस दुनिया से वो से मुखातिब हो रहा है, बड़ी भयानक दुनिया है, इसलिए बहुत कठिन है। और उसमें यही है कि स्कूल में, अब स्कूल जो बच्चा है देखिए, वहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है? जी, भारत के इतिहास में मीडिया के सामने पहला व्यक्ति था जिसने वो प्री प्राइमरी एजुकेशन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई नेशनल नेटवर्क पे। ये जो बच्चे को 3 साल से आप वहाँ पहुँचा दो आप स्कूल में, जी, तो वो स्कूल जबकि वर्जित है उनके लिए, बच्चों के लिए, तो वो है क्या? जब वो उन्होंने कहीं प्री प्राइमरी के नाम पे कुछ भी वो खोल रखे हैं स्कूल, अब वो उसमें 50-50 बच्चे, 40-40 बच्चे उस तरह के, तो बच्चों को भी तो उनको अगर काश टीचर उन पे, मतलब एक जैसे होता है ना, एक 1 टू 1 बच्चे पे ध्यान देना, जैसे डे जी, केयर में जी, होता है। बिल्कुल, जी, तो वो स्थितियाँ तो भारत में उस तरह की नहीं है, तो बच्चे टीचर से भी उसे कुछ नहीं मिल पा रहा है। पहले के ज़माने की टीचर मुझे मालूम है, जब मैं पढ़ता था तो टीचर एक व्यक्तिगत रुचि भी लेते थे, जी, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई ट्यूशन, मैंने तो कभी जीवन में कोई ट्यूशन नहीं लिया, लेकिन वो ध्यान रखते थे कि भाई कुछ तुम्हें ज़रूरत हो तो बेटा घर आ के मुझसे जान लेना है, सीख लेना। हुँ, तो बच्चा बच्चा कहाँ जाए, किसमें सीखे? ना माँ-बाप के पास टाइम है, ना टीचर स्कूल से कुछ मिल रहा है। स्कूल हमारे 5 स्टार होटल बन गए। अब आप कल्पना हुँ, करिए कि जो राजे महाराजे थे, जी, वो तो 200 टीचर अपने राजमहल में रख लेते, उनको क्या जी, परेशानी थी? वो तो जी, 100 जी, टीचर बुला लेते, बच्चे को यहाँ पढ़ाओ भई। नहीं, वो बच्चे को भेजते थे दूर-दराज, वहाँ आश्रम में भेजते थे, राजे का बेटा था, युवराज, ताकि बिल्कुल, वो ज़मीन की हकीकतों से परिचित हो जाए। तो वहाँ से वो संस्कार लेकर के आता था, दुनिया को समझता था, देश को, समाज को उससे समझता था। अभी जो आपने सवाल किया, ये बहुत कठिन सवाल है। वो है वही कि माँ-बाप थोड़ा जागरूक बने, थोड़ा हमारे शिक्षा व्यवस्था में उस तरह के बदलाव अगर उस तरह के आएँ कि भई ये जो है कि 100 बच्चे इतना स्कूल बिल्कुल एक कमर्शियल एक्टिविटी जो बन गया है, वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा, जी, जी, शिक्षा की तरह रहे, जी, तब शायद कुछ भले ही संभव है, वरना ये जो महामारी है, यानी बच्चों को जो हमने इस भयानक दुनिया के सामने, भयानक दुनिया उनके सामने खोल दी है, उससे बचा पाना बहुत दुश्वार हाँ, है। और आप देख रहे हैं हर दिन अखबार चैनल कितने क्राइम से भरा पड़ा रहता है जी, अखबार, और जी, उसमें भागीदारी किनकी होती है, वो जो किशोर हैं, जो बच्चे तक उसमें शामिल हैं। अब क्या, अभी देखिए परसों या कल की खबर है, 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक ड्राइवर को मार डाला, उसकी गाड़ी लेके और बेच आए उसको। जी, अब बताइए वो ये टीचर हुँ, का जो अभी आप वाला सवाल कर रही थी अमृत जी, जी, तो जी, मैं जब पढ़ रहा था बिल्कुल, तो शोर हमारे नहीं है। किताब थी हमारे पूर्वज, और कक्षा 6, 7, 8 तीनों में चली वो। जी, पढ़ी मैंने भी। जी, आपने पढ़ी? जी, अब नहीं जी, है शायद, अब नहीं है। तो वो राजा कर्ण की बात, उदारता की बात, दानवीरता की बात, बलिदान की बात, देशभक्ति की बात, ये सब हमारे वहाँ पर। अब कौन, अब क्लास जो आप बता रही हैं, मेरे उसमें एक वो आते थे टीचर, वो नैतिक शिक्षा देने के लिए हर हफ्ते आते थे। जी, जी, वो सब हुँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत, भी बहुत, बहुत। वो धार्मिक शिक्षा नहीं है, नैतिक शिक्षा है। वो हुँ, कुरान हुँ, बाइबल से किसी से मिले, रामायण से बिल्कुल, मिले, कहीं से मिले, गीता कहीं से से। मिले, वो आवश्यक है। एक अच्छा नागरिक भी तो बने। आपने बीटेक तो बन गए, लेकिन पुल गिर रहे हैं आपके, सड़कें धंस रही हैं, तो फायदा क्या बिल्कुल, बिल्कुल। है? किडनी बेच रहे हैं डॉक्टर, जो है कि किडनी वो ऑपरेशन करके, और वो क्या-क्या कर रहा है, रैकेट बने हुए हैं, अभी पकड़ा गया, उसमें डॉक्टर शामिल थे। तो इससे तो क्या लाभ है? तो वो बहुत एक व्यापक सवाल आपने उठाया है। जी, जी। जी, जी, आदरणीय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत व्यापक सवाल है ये और हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है, फिर देश के भविष्य की बात आती है।
तो वाक़ई आजकल की जो मीडिया है या तकनीक है, वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है। तकनीक को हम बच्चों को वहीं तक दें जहाँ तक उनकी जिस एज में वो फ्रूटफुल हो। हमने करेक्ट। मोबाइल तो पकड़ा दिया, हमारा बच्चा उसमें क्या देख रहा है, हमें वॉचफुल रहना ज़रूरी है। इसके लिए पेरेंट्स कहेंगे कि हम तो ऑफ़िस जाते हैं, ठीक है आप ऑफ़िस जाइए, दोनों को जॉब तो करना ही है। लेकिन जब आप घर आ जाते हैं, तो आप अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट पे मत इतना ध्यान दीजिए, 100% आप बच्चे के साथ रहिए। हुँ, यदि आपका छोटा बच्चा रो रहा है और उसके पेरेंट्स नहीं सोच रहे हैं वो क्यों रो रहा है, उसे रोने दे रहे हैं, तो उसकी रोने की आदत बनेगी। यदि माँ या फादर अपने से ध्यान हटा करके बच्चे पे ध्यान दे तो मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, वो इस चीज को हुँ, समझेंगे। जब वो नहीं समझेंगे तो कैसे फिर बच्चे का आप पालन कर सकते हैं। और वाकई जब बच्चे आया के साथ पलेंगे, हम कहते हैं हेल्प लेना जरूरी है, आप हेल्प लीजिए, घर के काम कीजिए, कराइए, लेकिन आप वॉचफुल तो रहिए। और जितना समय आपके पास घर में मिलता है उतना समय आप बच्चे को दीजिए। चाहते तो सभी हैं कि हमारे बच्चे राम बने, कृष्ण बने, लेकिन कौशल्या और दशरथ तो बनी है, हुँ, तभी तो राम, कृष्ण और लक्ष्मण बनेंगे बच्चे। तो सही। एक केवल चाहत करना, कहते हैं ना कि ख्यालों में लोग आसमान से सितारे तोड़ लाते हैं, हाँ, लेकिन उन सितारों तक जाने का मार्ग तो सोचिए, रास्ता तो देखिए। आप ये तो देखिए किस रास्ते पे हमारा बच्चा जा रहा है। और मैं नहीं सोच सकती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में नहीं जानता है, इम्पॉसिबल है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में जानता है क्या क्वालिटीज है, लेकिन आजकल पेरेंट्स भी उनको कवर करने लगे हैं, कुछ पेरेंट्स उनको कवर करने लगे हैं। और ये भी आपने ठीक कहा आदरणीय कि संयुक्त परिवार का न रहना, तो बच्चे केवल दिन रात माँ बाप को या आया को ही देखता है तो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। वो चाहता है कि हमारे भी फ्रेंड्स हो, हम खेलने जाएं, या फिर वो दादा दादी नाना नानी जो भी रहते हैं वो कहे नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो, नहीं ये कर लो। अब वो केवल माँ बाप ही बच्चे को कहते हैं तो बच्चा पेरेंट्स से भी इरिटेट होने लगा है आजकल। वो सोचने लगा कि क्यों बार-बार हमें ये रोकते हैं। और जो बहुत लोग कहते हैं तो डिवाइड हो जाता है, तो बच्चे के दिमाग में एक मेंटल टॉर्चर सा नहीं बनता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा समाज तो वो संयुक्त समाज का टूट जाना, हमारी लाइफ स्टाइल का बदल जाना, और बच्चों के साथ हमें जितना कंसर्न होना चाहिए, कम टाइम में भी हम उतना कंसर्न हो सकते हैं, उसपे ध्यान ना देना। अरे छोटा बच्चा है, बचपन से ही तो बच्चे सीखते हैं। सही बात है। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप कुछ भी करिए, बच्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो जो देखा है वही सीख लिया है। आगे चेंज करना, आप देखिए बचपन में बच्चों को बता देना या समझा देना या माहौल देने से उनके में चेंज आता है और असर पड़ता है। बड़े होने पे तो जैसे बन के आजकल क्या बच्चे बोलते हैं, आई लाइक दिस, व्हाट डू मीन बाई आई लाइक दिस, मतलब वो लाइक करो ना जो फ्रूटफुल हो, उल्टी सीधी चीजें क्यों लाइक करते हो। और एक चीज मैंने ये भी सुनी है आदरणीय, कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को मना मत करिए, रोकिए टोकिए मत, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसे रोकना टोकना थोड़ी कहते हैं। यदि हमने कहा कि बेटा ये बैग यहाँ से यहाँ रख दो तो बच्चे से हमने काम थोड़ी कराया। और एक चीज और देखिए, इससे बच्चों में फिजिकल लेबर भी बिल्कुल कम होता जा रहा है, कि बच्चों से कुछ भी कराने को सोचा ही नहीं जाता है। माँ-बाप सोचते हैं कि वाह! ये सबसे बड़ा सुख है कि हम उससे कोई काम नहीं कराते हैं। भई फिजिकल डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है। और जब बिल्कुल सही। फिजिकल डेवलपमेंट होगा और सब कुछ सही तरीके से उसे मिलेगा, तभी तो मेंटल डेवलपमेंट ही होगा। और मेरे हिसाब से आदरणीय कोई भी बच्चा खराब नहीं होता। हर बच्चा बहुत अच्छा होता है। ये भगवान की कृति जो है और रचना जो है, ये इतनी खूबसूरत है कि इससे अच्छा तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और यदि बच्चे खराब होते हैं तो हमने या समाज ने या स्कूल ने बच्चों को माहौल नहीं दिया जिससे कि बच्चा आगे बढ़ कर के अपने व्यक्तित्व में निखार ला सके। तो वाकई आप सही कह रहे हैं आदरणीय कि बहुत वास्ट टॉपिक है, जो कि 1 घंटे में क्या काफ़ी घंटों में भी नहीं हो सकता। और फिर भी कुछ तो कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आदरणीय स्मिता कुंवर जी, आप अभिभावकों
और शिक्षकों को कौन से व्यावहारिक सुझाव देना चाहेंगी जिससे आने वाली पीढ़ी संस्कारी और संवेदनशील बन सके? ये बहुत सरल सा टॉपिक है और खुद भी करना है, दूसरों को भी बताना है। सबसे पहली बात तो चाहे अभिभावक हों, चाहे वो शिक्षक हों, खुद उदाहरण बने। तो बच्चा वही जो इंग्लिश की कहावत है, मुझे हिंदी में पता नहीं, मंकी सी मंकी डू। जो जी, वो जैसे आपने वो बताया था, बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ रहे हैं। है ना? तो वो है खुद उदाहरण बने, खुद हम अच्छा करेंगे तो बच्चा चाहते हुए, ना चाहते हुए हमें देख रहा है, वो करेगा। और मेरा ये मानना है कि कहानियाँ भी जो चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, मेरा बच्चा 20 साल का होने वाला है, तो आज भी मैं उसको कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ ना कुछ। कि जैसे कि कुछ अखबार से कहानी मिल गई या कहीं इंटरनेट पे ही अच्छी कहानी मिल गई, उन कहानियों का सच में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आज तक मुझे याद है पंचतंत्र की कहानियाँ, अभी भी मैं कन्या पूजा में पंचतंत्र की कहानियाँ बच्चों को दी जी, मैंने। तो उसमें जैसे याद है चतुर खरगोश, बंदर, मगरमच्छ, सब उससे कुछ-कुछ तो वैल्यूज़ मिलती थी और वो जो पिक्चर है वो आज भी मेरे दिमाग में है कि वो मतलब एक बंदर है ऊपर बैठा हुआ है और एक नीचे मगरमच्छ है। तो वो जो एक पिक्चर वाली कहानियाँ थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल थी। याद तो आ वो रही हो? सब हम कहानियाँ आज भी सुना सकते हैं बच्चों को। बच्चों में दूसरों के लिए आदर, जैसे हम हैं अपने माँ-बाप के सास-ससुर के पैर छूते हैं, जी, तो जी, बच्चे देख बिल्कुल। के ही उसको करते हैं जैसे। जैसे हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती, लेकिन मैं अगर छूती हूँ तो मेरी बेटी भी छूने लगती, फिर उसको बताया जाता है नहीं मत छुओ। तो लेकिन हाँ, मतलब उनको पता भी नहीं है पैर क्यों छू रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है बिसारिया मैम कि सबसे ज़रूरी है बच्चों को हार को कैसे हैंडल करना है ये सीखना। जी, जी, क्योंकि बहुत बच्चे सही। हाँ, जो हारते सब लोग हैं। कोई सिर्फ़ जीत-जीत के नहीं आगे बढ़ता है। लेकिन बार-बार हारना भी अच्छा नहीं, हर हार से कुछ सीख के फिर हम अगली अगली बार भी हम हार जाएँगे, लेकिन हम उस कारण से नहीं हारेंगे जिससे पहली बार हारे थे। तो ये जो बच्चों को हार से कुछ सीखना और हार को सीख लेना, मतलब कि ये कि हम हार गए बहुत बुरी बात नहीं है। ये एक हमारा लर्निंग कर्व था। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे सिंगापुर में बहुत सुसाइड होते हैं अभी। मेरी बेटी 15 साल की है, परसों ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, पता नहीं रीज़न क्या है। ओहो! लेकिन बच्चे पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं ले पाते, पेरेंट्स, है ना? तो और जी, मेरा ये मानना है कि चाहे अभिभावक हों, चाहे शिक्षक हों, उनको बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। हम किसी बिल्कुल। के भी साथ समय बिताते हैं, तो हम उसके बारे में जान पाते, चाहते ना चाहते हुए भी। जैसे अगर कोई बच्चा ऐसे-ऐसे कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चा कहीं तो फँसा हुआ है, वो तभी पेन ऐसे-ऐसे घुमा रहा है। बिल्कुल, तो जी, इस टाइप की चीज़ें, और बच्चे थोड़ा अपनी ज़िम्मेदारी भी लें। उनको जैसे आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, लक्ष्मी शंकर जी आपके एक-एक शब्द बहुत अच्छे थे। मुझे बिल्कुल सही लगे, और कि बच्चों को बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएँ और बच्चों को कहने का मौका भी दें। इसके बिल्कुल। पहले कि बच्चों ने ये कुछ बोला, नहीं ये गलत है, पहले मेरी बात सुनो, नहीं, उनको पूरा सुन ले, भले ही वो गलत बोल रहे हैं, जी, पूरा जी, सुन बिल्कुल, ले बिल्कुल, और उसपे नोटिंग मतलब ऐसे सर हिलाएँ और कि हाँ, हाँ, सही है, फिर उसके बाद उनको बोलें। तो बिल्कुल। वो थोड़ा उसका दिमाग खुलता है, वो सुनता भी है बच्चा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप आदरणीय कि हम बच्चे में व्यावहारिक सुझाव देना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि कोई कहता है कि ये करो, कोई कहता है ये मत करो। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताऊँ, मैं अपने बच्चों को डाँटती तो बहुत कम थी, लेकिन एक मेरा उसूल ये था कि यदि मैंने डाँटा है, फिर थोड़ी देर बाद मैं बच्चों से खुद ही पूछती हूँ कि बेटा बताओ मैंने तुम्हें क्यों डाँटा? तो हाँ। बच्चे अपने आप ही बताते हैं कि मम्मी मैंने ये गलत किया था इसलिए मुझे डाँटा। तो बच्चा जान गया कि उसने क्या गलत किया। उसके उसको हमने ऐसे ही नहीं डाँटा था कि उसके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा बना रहे कि अरे! आज मम्मी ने या पापा ने मुझे क्यों डाँटा? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि बच्चा इनोसेंट है। गलत या सही वो नहीं समझ पाता है, नहीं समझ में आ रहा है उसको। तो बच्चों से इसका आंसर लेना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के बहुत क्लोज़ रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बच्चे जी, को पहचान सकें, जान सकें। अब जैसे आजकल अभी आदरणीय लक्ष्मी शंकर जी ने बताया कि इतने सारे केसेज़ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं?
क्या माँ-बाप नहीं जानते हैं बच्चों को? लेकिन उसमें माँ-बाप ये भी कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं? तो बच्चे केवल सुनते तो नहीं है ना? इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं। कहती हूँ कि हम सबसे पहले गुनाहगार हैं जो हमने बच्चों को माहौल नहीं दिया। और जब हमने वो माहौल नहीं दिया तो बच्चा वैसा ही बना। और बड़े होने के बाद तो सुधारना इतना आसान नहीं होता है। तो आजकल वाक़ई ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि बड़े होने पे आप कुछ भी कहिए बच्चा नहीं मानेगा, उसके 10 क्वेश्चन्स होंगे। आजकल बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, कितने माँ-बाप इग्नोर कर जाते हैं। अरे यूँ ही बोलता रहता है। नहीं भाई, सुनिए तो वो क्या बोल रहा है। कभी बच्चे बहुत बिल्कुल, अच्छी-अच्छी बात बोलते हैं, कभी बच्चे अपनी परेशानी भी बताना चाहते हैं और जब माँ-बाप नहीं सुनेंगे तो बच्चे बंद कर देते हैं। फिर वो अपने में ही रहते हैं। फिर वो लोगों से शेयर करना बंद कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को। और जब बच्चा शेयर नहीं करेगा या जब बच्चे क्लोज आप नहीं होंगे, तो बच्चा कैसे समझेगा क्या गलत और क्या सही है? तो हमें बच्चों का क्लोज होना, बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। हमें अलग नहीं करना चाहिए और हमें खुद भी तौलना चाहिए अपने आप को कि हमने कहाँ गलत की है। गलत नहीं है, मेरा बिल मतलब माँ-बाप गलत नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हमने जो किया, तो बच्चा तो नहीं समझ रहा है ना, उसको समझाना बहुत ज़रूरी है और बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है और माँ-बाप सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी माँ-बाप की है, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि किसी भी माँ-बाप को ये हक मिला है बच्चे की लाइफ़ स्पॉइल करने का। नहीं कि सभी माँ-बाप बच्चे की लाइफ स्पॉइल करते हैं, लेकिन आप इतने इग्नोरेंट क्यों हैं? आप अपने बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ये चीज़ मुझे तो आज भी नहीं पसंद आती है और मैं नहीं समझ पाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में फिर यही माँ-बाप कहते हैं वो तो सुनता नहीं है। अरे भाई आपने कब उसकी सुनी? सही बात। आपने कब उसकी सुनी? उसकी भी तो सुनिए। तो उसने तो यही देखा कि सुनता है नहीं कोई किसी की। फिर बच्चा कहाँ दोषी है? क्यों हम सही बच्चे बात। को दोष देते हैं? बच्चा तो सही नहीं बात। दोषी है। तभी तो मैंने कहा कि मन के आईने में खुद को देखिए और खुद से बातचीत करिए। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, थर्ड राउंड हमारा चल रहा है क्योंकि टाइम अभी है हमारे पास, तो हम थोड़ा छोटा आंसर दें लेकिन फिर भी हम चलते हैं आगे। क्या कहानियों, लोक कथाओं या प्रेरणादायक प्रसंगों के माध्यम से बच्चों में संस्कारों का विकास अधिक प्रभावी हो सकता है? हुँ, इसमें जी। कोई संदेह की बात नहीं है। हम बच्चे को वो लाखों बच्चे जो है वो कविता सुनते हैं, बच मछली जल की रानी जी, है, जी, जीवन जी। उसका पानी है, आँख लगाओगे तो डर जाएगी। तो वो क्या है? बच्चे के अंदर एक संवेदना जागृत करने की बात है। और बच्चों में हमने सारा देखा है गांधी जी क्यों बने? आप उनकी जीवन को बचपन से बिल्कुल, पढ़िए और जी, वो कहानियाँ थी जिन्होंने उनके भीतर वो बीजारोपण किया और आगे चलकर वो पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के मसीहा बन गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ से वो संस्कार कभी कहीं जाते नहीं, जो आप जैसे शुरुआत में ही आपने बात की थी कि उसका जो दिमाग 60 साल के भीतर वो जो कुछ ग्रहण करता है 99% वहीं तय हो जाता है कि आगे चल के वो बच्चा जी, किस जी, तरफ जाए। जी, जी। इसलिए ये कहानियाँ और छोटी-मोटी इस तरह जो बच अब इसीलिए हमें तो याद है कि हम तब एसी तो होता नहीं था, तो छत जी, पर सोते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे दूसरे लोग, हमारे बड़े भाई, जो भी है, बड़ी बहनें, वो कहानियाँ सुनाती थी। उन कहानियों के ज़रिए से वो सारे जीवन मूल्य, वो साहस, हिम्मत और धैर्य और करुणा, दया सब अरे वो है ऑटोमेटिकली हर रात जो है ना वो सोने के साथ-साथ ये हमें मिल जाता था। जी, तो कितने किस्से हैं, मतलब जितने महापुरुष हैं उनका जीवन आप देखिए, शिवाजी को देखिए, उनकी माताजी ने जी, कैसे वो कहानियाँ सुना-सुना के उनको शिवाजी महाराज बन गए, वो छत्रपति शिवाजी बन गए, एक हमारे सबके लिए आदर्श बन गए। तो उनका बहुत असर पड़ता है और अ, इसीलिए जो है अब जैसे मैं हमारे पूर्वज वाली कहानी उसका ज़िक्र कर रहा था, ये बहुत सबसे बड़ा कष्ट क्या हुआ है?
अब ना कोई नंदन जैसी पत्रिका है, ना कोई चिराग जी, जैसी बिल्कुल, पत्रिका है। बिल्कुल। जी। तो ये पत्रिकाएँ घर पे आती थी और इनके माध्यम से भी बच्चे की तमाम सारी प्रतिभाओं का विकास होता था कि बिल बच्चा होता क्या है, जो आप एक बात बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हम माँ-बाप अधिकांश माँ-बाप, थोड़े बहुत नहीं, जो हैं वो उपवा जैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर माँ-बाप ऐसे हैं जो बच्चे का मनोविज्ञान नहीं समझते। हुँ, बच्चे ने दीवार पे कुछ पेंटिंग कर दी हुँ, और आपने झापड़ मार दिया, आपका तो पेंट खराब हो नहीं, गया। क्यों तो क्यों मार बच्चा दिया? बेचारा उसके बाप हाँ, तो उसको सोचिए कि उसके भीतर एक प्रतिभा है, तो भाई आप उसको बेटा क्या कागज़ कर रही दीजिए, हो? वो दीजिए, साधन दीजिए कि वो आवाज़ वहाँ नहीं पर करो अपनी प्लीज़। ड्राइंग पेंटिंग करे। बच्चा कोई बाहर से कोई गंदा शब्द सीख के आ गया और यहाँ घर पे बोल दिया आपने झापड़ मार दिया। ये नहीं सोचा कि भाई ये गंदा शब्द आया कहाँ से? बिल्कुल, बच्चे को थोड़ी पता था। तो बिल्कुल। ये बच्चे का मनोविज्ञान समझना, बच्चे उसके अनुसार उसमें उसको किसी न किसी माध्यम से कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से और तो ये सारी चीज़ें बहुत कारगर हैं, बहुत जैसे आप कह रहे हैं और वहीं से जो है हमको बड़े खेल-खेल में आसानी से हमको ये बहुत सारी चीज़ें उस तरह से मिल जाती हैं और इसलिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि अब बच्चों की पत्रिकाएँ नहीं हैं, बिल्कुल हैं तो बिल्कुल उनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्रभाव नहीं है, ब हैं तो है। तो वो सारी चीज़ें जीवन से हटती चली गईं, जी, इस वजह से अभी वो हमारी स्मिता जी वो राम उसकी बात कर रही थी वो रामचरितमानस की। जी, अब अंताक्षरी एक बहुत अनिवार्य हिस्सा होती थी। मैं जी, जी, कक्षा 6 में जी, कक्षा 6 में मेरे जिला स्तर पे अंताक्षरी जो है वो प्रतियोगिताएँ वो स्कूलों में होती थी। बिल्कुल। अंताक्षरी बदल गई, रामचरितमानस उसमें से गायब हो गई, वो सिनेमा के गाने आ गए, तो सिनेमा गाने भी गायब हो गए, फ़िल्म का नाम हो गया अब अंताक्षरी जी, हो जी, क्योंकि लोगों के गई। तो पास टाइम नहीं है कि बच्चों के साथ बैठें। सबसे हाँ। बड़ी प्रॉब्लम तो हो गई। जी, हाँ तो वो जी, यही है, ये मैं जो आप बात कर रही थी कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बच्चों को उस उम्र से कहानियों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, उनको हम संस्कारित कर सकते हैं, वो इससे अच्छा माध्यम कोई और हो जी, ही नहीं जी, सकता। जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदरणीय। और इसका एक और कारण ये भी है कि ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि अब बड़े-बुजुर्ग लोग साथ नहीं रहते हैं। या साथ रखना कोई पसंद नहीं करता है। तो नेचुरली जब दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो कौन किससे कहानी सुनाएगा और मैगज़ीन्स बाल मैगज़ीन्स भी नहीं मिल रही हैं, तो बच्चे को कहाँ से हम संस्कारित करेंगे? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि केवल एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो बच्चे को अच्छा या बुरा बना दे। एक माहौल होता है जिसमें सभी कुछ आ जाता है। एक अच्छे माहौल का एक सर्किल होता है, जो बच्चा हर तरफ से सीखता है। और मंच के उस पास हमारे काफ़ी बड़े-बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं आप सभी को वंदन नमन करते हुए आगे बढ़ती हूँ और रितु पांडे जी भी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत आपका आदरणीय, बहुत-बहुत स्वागत। जयप्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सारिका जेठनिया भी जुड़ गई हैं। वाह, वाह! बिल्कुल सही लिख रही हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट्स सबके आ रहे हैं हमारे पास। सादर प्रणाम जयप्रकाश भाई साहब। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। आपका स्वागत वंदन आदरणीय। बहुत सुंदर विषय पे चर्चा चल रही है। जी आदरणीय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। रेखा शर्मा जी सबको नमस्कार कह रही हैं। सत्य वचन। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सत्य वचन की तरफ हम सभी का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, तभी शायद हम कुछ कर सकें। रेखा शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। रितु पांडे जी लिख रही हैं, मोबाइल के साथ देर तक रहने के कारण बच्चे ही नहीं, आदरणीय बड़े लोग भी आज ज़्यादा मोबाइल के साथ रहते हैं, तो उनके भी कितने ज़रूरी काम सफ़र करते हैं, याद नहीं सही रहता बात। है। तो बहुत ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जयति। किसी ने कहा है कि किसी भी चीज़ की अति जो है, बहुत मुश्किल होती है और अ, कौशल भास्कर जी भी जुड़ गई हैं, सबको नमस्कार कह रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कौशल जी और मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए आदरणीय बच्चों के संस्कारों पर समाज, मित्रों और स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है? स्मिता कुंवर जी। अच्छा। हाँ। अरे इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स को
माँ-बाप को माँ-बाप बनने के बाद अपने अपने दोस्तों पे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके दोस्तों से ज़्यादा अपने दोस्तों पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस जगह पे रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं। और बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनके लिए जो ज़्यादा हमारे रोज़ के आने वाले घर में लोग हैं, वो माँ-बाप जैसे ही हो जाते हैं। तो वो उनसे भी उतना ही कुछ सीखते हैं और शिक्षकों का तो शिक्षक मेरी नज़र में सब शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो वो तो सिर्फ़ बच्चों की बात है कि वो बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, उसको वो शिक्षक अच्छा नहीं लगने लगता है, क्योंकि जी, वही डाँट भी ज़्यादा पड़ती है। तो वो उसका शिक्षकों का तो मुझे शिक्षक सारे सही अच्छे लगते हैं। तो मुझे मेरा ये मानना है कि अभिभावक जो हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहिए। इसके लिए जितनी भी परेशानियाँ हैं, मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार सारे स जैसे बिसारिया मैम आपने बोला सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा कारण हमारे बड़े-बुज़ुर्गों का साथ ना रहना है। कारण कुछ भी हो, कि हम क्यों नहीं रह रहे हैं साथ में। जी, क्योंकि अभी मे खुद का एग्ज़ाम्पल है कि एक कुछ मतलब जैसे पहले क्या होता था मुझे याद है मैं नानी के पास रहती थी, तो कुछ हुआ तो नानी से पूछ लो, है ना? तो जी, और अभी क्या है कि किसी की ग्रैंड पेरेंट ने या चाइनीज़ फैमिली है उन्होंने कुछ बताया, तो बच्चे बच्चे की माँ ने क्या बोला नहीं, उसको बोलो अपनी ग्रैंड माँ को कि देखो गूगल में ये लिखा है। जी, तो जी, बिल्कुल मतलब सही। मतलब सच का है एग्ज़ाम्पल। मेरे ख़्याल से हम भारतीयों में भी ऐसा हो रहा है। तो ये गलत है मतलब गूगल को सर्वोपरि माना जा रहा है। तो इससे क्या है कि बच्चे वही है कि फिर देखेंगे अच्छा मतलब जो ग्रैंड माँ है वो इतनी भी सही नहीं है, गूगल ही सही है। तो कुछ चीज़ों में नहीं भी सही है। तो ये मेरा मानना है कि अगर हमारे पेरेंट्स हैं साथ में, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हैं साथ में, हम वो हमारे साथ नहीं रह रहे, हम ही उनके साथ रह रहे हैं। जब तक बड़े-बुज़ुर्ग हैं, ये घर उन्हीं का है। तो अगर वो रह रहे हैं, तो वो चाहते ना चाहते भी अच्छे संस्कार और जैसे कि एक बहुत पुरानी-सी बात है कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। तो जी, मेरा जी, ऐसा जी, नानी जी, दादी जो हैं वो हमसे ज़्यादा मेरी सासू माँ मुझे उतना प्यार ना करें बच्चों को करती ही है और सही भी है। मुझे भी बहुत प्यार करती है लेकिन उनको करती ही है। तो उनका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रयास करके जैसे मैं प्रयास करती हूँ 2-3 महीने रहे ही मेरे पेरेंट्स या मेरे इन-लॉज़ साथ में। ये घर उन्हीं का है। बहुत, बहुत, अच्छा। बहुत अच्छा जवाब आदरणीय आप कि बड़े लोगों का साथ लोग शायद ये सोचते हैं कि बड़े लोग हैं तो हम अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। अपने मन की करो ना, किसने रोका है? और थोड़ा मेरे हिसाब से बड़े लोगों को भी थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है बच्चों के साथ। अब केवल हम अपनी-अपनी कहें तो नहीं एडजस्टमेंट होगा। यदि हम कभी अपनी कहते हैं तो हम अपने बच्चों की भी सुने, उनकी समस्या को भी सुने। एक भाषण देते रहना और हमेशा टीका-टिप्पणी तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि फ्रूटफुल आचरण दोनों साइड से होना बहुत ज़रूरी है और बड़े-बुज़ुर्गों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम गूगल से देख लो ना। तो नेचुरली उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज हम आप उसको अपने ग्रैंड मदर से को डिसओबे करना सिखा रहे हैं, तो कल हम भी तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होंगे। तो मेरे हुँ, दूरदर्शिता होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप दूरदर्शी नहीं हैं, तो कूप-मंडूक बन सकते हैं। तो आज हम जो देखिए हम एग्ज़ाम देते हैं, रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, उसी समय किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो जब आप दूरदर्शी होंगे तो आप सोचेंगे कि आज मैंने यहाँ पे ये किया है, तो कल इसका चित्र कैसा होगा? तो ये सोचना समझना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ैर चलिए, अब हम समय का भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। मन तो नहीं होता है कि ये टॉपिक बंद हो, लेकिन कब तक? कब तक हम इस पे डिस्कशन करते रहेंगे? ख़ैर चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। है, संस्कार किसी भी समाज की आत्मा है, जो बच्चों को केवल शिक्षित नहीं, बल्कि सजग, जिम्मेदार और मानवीय बनाती है। आधुनिक युग में जहाँ तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं मूल्यबोध और संवेदनाओं को बनाए रखने की चुनौतियां भी बन गया है।
अभिभावक को अपने आचरण से, शिक्षकों को शिक्षा में नैतिकता से और समाज को सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत करके और पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर को अपने व्यवहार से सब कुछ मिला-जुला करके ही हम बच्चों को संस्कारी बना सकेंगे। संस्कारी से मेरा मतलब बस वही है, जीने की राह। ये शब्द मैं कैसे खत्म करूँ? लगता है यदि मैं बोलूँगी तो शायद ये शब्द जल्दी किसी की समझ में नहीं आएगा। तो हम उनको जीने की राह कैसे समझा सकते हैं? तो इन्हीं राहों पे चलकर बच्चे का चरित्र निखरता है और वह राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव करता है। संस्कार कोई अलग विषय नहीं, बल्कि जीवन की कला है, जो छोटी-छोटी आदतों, व्यवहार और वातावरण से विकसित होता है। परिवार जहाँ बच्चा पहली बार दुनिया को देखता है, अपनी नींव रखता है, जाहिर है, नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पेरेंट्स सोचते नहीं हैं, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन कभी-कभी लगता है कि शायद किन राहों पे चल कर के हमको ये कामयाबी मिलेगी, ये ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं या समझते हैं तो उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से नैतिक शिक्षा, पारिवारिक परंपरा, प्रेरणा प्रसंग, सेवा भाव और संवेदनशील व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व को उज्जवल मार्ग की तरफ अग्रसरित करता है और दिशा भी देता है। और एक चीज मैं ये कहूँ, बड़ों बुजुर्गों के पैर लड़का छुए लड़की नहीं छुए, मैं इसको नहीं मानती। ये क्यों विभेद? बड़ों को इज्जत करना, रेस्पेक्ट देना तो लड़का हो या लड़की, बिल्कुल दोनों का, सही और है। वो एक एक्सरसाइज भी होती है, उसमें एक आत्मसम्मान भी बड़े लोगों का होता है। तो हमारी समझ से दोनों को छूना चाहिए, जबकि हमारे घरों में ऐसा था, लेकिन मुझे अब लगता है कि नहीं, क्यों विभेद? लड़का लड़की सब एक जैसे ही हैं। तो जो हमारे व्यवहार से ही परिलक्षित होता है। परि का जी, अर्थ है वास्तव में जो आसपास है, और वार का अर्थ है बचाव, एक सुरक्षित घेरा जिसके अंदर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अतः रक्षा प्रदाति सह परिवार, अर्थात परिवार ही है जहां सुरक्षित रहते हुए व्यक्तित्व का विकास होता है। मेरी समझ में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी परिवार की है, क्योंकि छोटे बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी 200 टाइम्स ज्यादा होती है और वो बहुत जल्दी सीखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, सच ही कहा था, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। और यह नींव मजबूत, बहुत मजबूत होती है, जिस पर संस्कार, सभ्यता और मानवता की दीवार मजबूती से खड़ी है। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक धन्यवाद प्रासंगिक साहित्यिक मंच की गरिमा, ऊष्मा और अर्थ देने के लिए, और आप सभी आमंत्रित हमारे श्रेष्ठ साहित्यकारों को वंदन, नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्तियां, गलत फहमियां मत पालिए, गलत फहमियां मत पालिए, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए। गलत फहमियां मत पालिए, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए। हर कहानी के तीन पहलू होते हैं साथियों, आपका, उनका और सच का। आपका, वाह! उनका बहुत हो और गया। सच का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मन के आईने से बच्चों के व्यक्तित्व विकास की जानकारियों को साझा करने के लिए इसी तरह के भावों और नए विचारों के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नमस्कार। डे, नमस्कार। शुभ अ, दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि शुभ रात्रि तो है नहीं, वो आदत बन गई ना शुभ रात्रि बोलने की, जब इवनिंग में प्रोग्राम करो तो क्या बोलते हैं, शुभ दिन और आरब नमस्कार। हाँ, और बहुत जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने वक्तव्य से हमें सराबोर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सभी हमारे जुड़े हुए विशिष्ट अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। रितु पांडे जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर अमृत जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी नए एपिसोड को लेकर। जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।